कल टेबल बनवाई थी ना? अच्छा ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले पढ़ा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर उसके बाद पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद पढ़ा है चार्ज टू मास रेशियो, फिर उसके बाद पढ़ा है मिरिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर फाइंडिंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज चार्ज अपॉन चार्ज टू मास रेशियो E/E/m। फिर उसके बाद पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। ठीक है, एनोड रेज कौन सी गैसेस, प्रोटॉन कौन सी गैस से बनेगा? में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस से बनेगा H+, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। क्या हर आयन को प्रोटॉन बोल सकते हैं? हर आयन को प्रोटॉन नहीं बोल सकते। ठीक है, H+ को इसलिए प्रोटॉन बोलते हैं क्योंकि उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही पार्टिकल बचता है, एक प्रोटॉन, ना तो न्यूट्रॉन होता और ना ही इलेक्ट्रॉन होता। ठीक है, उसके बाद पढ़ा हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ये है कि अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग अगर कराई जाए बेरिलियम की थिन शीट पर, तो एक तो कार्बन का पार्टिकल मिलता है और एक अननोन पार्टिकल मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसलिए बोला क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराओगे तो ना तो प्लस प्लेट की तरफ मुड़ेगा ना माइनस प्लेट की तरफ, विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट ट्रेवल कर जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। इसके बाद हमने बनाई थी टेबल। टेबल में आपको क्या याद होना चाहिए? तीनों के मास याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, उन पे चार्ज क्या है वो पता होना चाहिए, और किस तरीके का चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पता होना चाहिए। फिर एक बताया था अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का सिंबल है He+2 और उसके पास 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो अल्फा पार्टिकल का अगर मास पूछे तो वो किसके बराबर होगा? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, या फिर 4 प्रोटॉन या फिर 4 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इतना पढ़ा था कल हमने, टेबल बनाई थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे स्पेसिफिक चार्ज। ये हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास के रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन के लिए और कैथोड रेज के लिए। वैल्यू होती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अगर स्पेसिफिक चार्ज आपसे पूछा है तो Q/m, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Q बताओ कितना होगा? 1e के बराबर, और मास रख दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास रख दो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। ये सॉल्व करके वैल्यू भी याद है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप प्रोटॉन का करके बता दो मुझे, 4 प्रोटॉन, प्रोटॉन का करके बता दें सभी। स्पेसिफिक चार्ज Q/m, मास ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन E, मास ऑफ प्रोटॉन MP। ये सॉल्व करके बता दें कितना आ रहा है। E की वैल्यू भी पता है और मास ऑफ प्रोटॉन की भी पता है, कल लिखाई थी टेबल में। तो ये बता दें कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। माइनस, क्या चार्ज टू मास रेशियो में माइनस प्लस लेते हैं क्या? रेशियो जब निकालते हैं तो पॉजिटिव ही होता, माइनस नहीं लेते। माइनस प्लस का मतलब तो सिर्फ इतना है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड ही लेते हैं हमेशा। हमेशा यहां पर क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या लेंगे यहां पे? मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे भैया, प्लस माइनस मत लेना, लिख भी दिया है मैंने मैग्नीट्यूड। कौन बताएगा? कैलकुलेशन करके बताओ प्रोटॉन की क्या आ रहा है आंसर। बताएगा कोई?
कितना 0.01 10 टू द पावर 8 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन का मास बताओ कितना भरा है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। भैया इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना, डिवाइड वगैरह करना तो आता होगा। तो कौन बताएगा इसका परफेक्ट आंसर, बताओ कौन करेगा डिवाइड प्रॉपर। 10 टू द पावर -27 ऊपर जाके कितना बन जाएगा +27, ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा +8। अब बताओ कितना आ रहा है 0.98, ये आ रहा है क्या। आगे एक दो डिजिट और बताओ 0.9 के बाद कुछ और डिजिट बताओ, एक दो डिवाइड करो 1.6 को 1.672 से। जीरो 0.956 आ रहा है क्या, देखना कूलाम पर केजी, और एक पावर इधर पहुंचाओगे तो ये बनेगा 9 पॉइंट एक पावर पहुंचाओगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 9.56 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम पर केजी, फाइनल आंसर। प्रोटॉन का फाइनल आंसर 9.56 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम पर केजी, ये फाइनल आंसर आ गया चार्ज और मास के रेशियो का। राउंड ऑफ नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, ये कुछ ऐसा डिवाइड भी नहीं है कि बहुत लेंथी डिवाइड है। इस चैप्टर में कैलकुलेशन है, अभी तो कुछ नहीं है कैलकुलेशन, अभी तो आएगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन, नोट कर लिया सबने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना अब आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो करके दिखाओ अब। इसको हटा दूं, चलो चलो ये क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन बताता है आंसर। जो लेंथी क्वेश्चन होंगे मैं उनका स्क्रीनशॉट भेज दिया करूंगा ग्रुप में, ग्रुप है ना, और जो स्मॉल क्वेश्चन होंगे उनको ही नोट कर लेंगे। लेंथी क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देंगे, मैं ग्रुप में भेज दिया करूंगा, घर जाकर नोट कर लेंगे। जो स्मॉल क्वेश्चन होंगे उनको यहीं पे नोट कर लेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखते हुए सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, सारा तरीका बता दिया मैंने कैसे कैसे नोट करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की सिर्फ नंबर लिखेंगे, स्मॉल क्वेश्चन को यही नोट कर लेंगे, और लेंथी क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा मैं। अभी कोई नहीं आया लेंथी क्वेश्चन तो इसको तो यही नोट करो, आंसर बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। और कोई, अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस में, ये तो खैर सिंपल है, और सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं जेईई मेंस में। अब अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करने की नीड थोड़ी है, रेशियो तो पता है ना हमें। कंप्लीट कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, फिर रेशियो का क्या फायदा। ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा 1:4। सी वाले कितने हैं, सी ऑप्शन वाले, ये जी सी आया है ऑप्शन, अच्छा काफी सारे हैं। ऑप्शन ए वाले कौन से हैं, ऑप्शन ए वाले भी काफी हैं। चलो चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी अभी पता चल जाएगा कि क्या है हिसाब किताब। और कोई है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, किस किस का रेशियो पूछा है, स्पेसिफिक चार्ज का, किसका किससे, प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल से।
स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? Q अपॉन एम। तो आपको क्या निकालना है? Q अपॉन एम फॉर प्रोटोन डिवाइड बाय Q अपॉन एम फॉर अल्फा पार्टिकल He+2। तो चलो रखते हैं। प्रोटोन के लिए चार्ज कितना होता है? E। मास ऑफ प्रोटोन mp ही भर देते हैं, अभी फाइनल देख लेंगे। ये तो हो गया प्रोटोन का। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कल लिखाया था, कितना होता है? 2e अपॉन अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटोन के फॉर्म में क्या होता है? 4mp, है ना। इसको सॉल्व करो। E अपॉन mp, 4mp अपॉन 2e, mp से mp कैंसिल, e से e कैंसिल, आंसर आ गया 2 2 जा 4, 2। मतलब रेशियो आ रहा है 2:1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबने दिया है आंसर या नहीं दिया सबने? अच्छा ठीक, कर लो नोट। देखो है नहीं सिंपल। अब कोई ऐसे करे कि प्रोटोन का Q अपॉन एम अलग निकाले, कैलकुलेट करे, 10 की पावर करे, डिवाइड करे, फिर अल्फा पार्टिकल का Q अपॉन एम निकाले, कैलकुलेट करे, डिवाइड करे। कैलकुलेशन लेंथी होगी, तो आपको पहले कैलकुलेट नहीं करना है, रेशियो में डायरेक्ट भरो, सारी चीजें कट जाएंगी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन देखने में भी अच्छी लग रही है यार, ये तो बहुत सिंपल है। इसका आंसर आया 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओगे फिर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना। एक नोट लिख लो पहले, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दो उसको। यहीं पे लिख दे रहा हूं एक नोट बना के। नोट क्या, कैलकुलेशन ही है वो, फिर भी नोट बना के लिख लेना। मास ऑफ प्रोटोन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो निकालना हमें, इसका रेशियो फाइंड करना है। क्या दोनों मास पता है? बताओ प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास बोलो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको जब सॉल्व करोगे ना, ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखना, 840 आएगा। डिवाइड करके देख लेना चाहे तो। यहां से हमने पता चला मास ऑफ प्रोटोन इज इक्वल्स टू, एप्रोक्सीमेट लिखा है, यह आएगा 840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्रोक्सीमेट है। और मास ऑफ प्रोटोन एक मास बराबर होता है एप्रोक्सीमेट किसके? न्यूट्रॉन। तो फाइनल ये वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि मास ऑफ प्रोटोन एप्रोक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन विच इज एप्रोक्सीमेट इक्वल टू 840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 840 कहां से आया? दोनों को डिवाइड करके आया। 1840 1840 इसको नोट कर लो। सेकंड रिलेशन, इन दोनों को डिवाइड करा, 840 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन इसके बराबर, और मास ऑफ प्रोटॉन एप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। सिंपल कैलकुलेशन। हो गए? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। अब हटा दो इसको, ये नोट कर लिया नोटबुक में, तो इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। देखते हैं कौन करता है। अब
अब इसका आंसर बताना भाई। पिछला क्वेश्चन तो किसी ने नहीं बताया था, इसका सॉल्व करके बताना इसको। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और कोई? डी ऑप्शन, ए। अच्छा डी ऑप्शन। सॉल्व कर लिया तुमने? ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन फर्स्ट। क्या पूछा है इसने? स्पेसिफिक चार्ज की हाईएस्ट वैल्यू, तो क्यू अपॉन एम की हाईएस्ट पूछा है। सबका क्यू अपॉन एम निकालते हैं। क्यू अपॉन एम ऑफ एल्फा पार्टिकल, चार्ज कितना होता है अल्फा पर? 2e। और मास प्रोटॉन के फॉर्म में लिख देते हैं फिलहाल, बाकी चेंज करना होगा कर देंगे 4mp। तो रेशियो कितना आया? E अपॉन 2mp। अभी ऐसी रहने देते हैं, ऐसी कंपैरिजन करेंगे। प्रोटॉन बताओ, Q अपॉन एम फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज बोलो कितना होता है? E। और प्रोटॉन का मास mp। देखो ये भी E अपॉन mp के फॉर्मेट में आ गया। सबको एक ही फॉर्मेट में कर लो ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। न्यूट्रॉन का बताओ, Q अपॉन एम। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? 0। मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये तो कितना हो जाएगा? 0। इसको तो काम ही खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, Q अपॉन एम फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है E। इलेक्ट्रॉन का मास me। अब इसको भी एमपी में कन्वर्ट करो ताकि चारों का कंपैरिजन कर सकूं। अभी एक रिलेशन लिखाया था, क्या लिखाया था? E अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 840। 840 ऊपर चला गया, 840 इंटू ई अपॉन एमपी। चारों का कंपैरिजन करो, सबसे ज्यादा वैल्यू लास्ट वाली नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नोट कर लिया इसको या नोट कर रहे हैं? भी कर लो, जिस जो नहीं कर पाया वो नोट करें। ओके, चलो फिर आगे लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एटॉमिक मॉडल। लिखो, एटॉमिक मॉडल्स।
अब डिस्कवरी हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब हमें क्या करना है, एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने हैं। तो जब इनकी डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स थी साइंटिस्टों के सामने कि भाई इन सारे पार्टिकल्स को एटम में किस तरीके से अरेंज किया जाए, या फिर ये पार्टिकल एटम में किस तरीके से अरेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता है, प्रोटॉन कैसे अरेंज होता है, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई है, 1932 के आसपास हुई है। तो न्यूट्रॉन तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल के बाद आया था, जो आपने 9th में पढ़ा था, जे थॉमसन का एक मॉडल था, पढ़ा होगा 9th में, है ना। उसको भी पढ़ेंगे, प्लम पढ़ेंगे, वाटरमेलन जो था वो। तो एटॉमिक मॉडल्स जो है, तो जो साइंटिस्ट थे उनके सामने मेनली 4 प्रॉब्लम थी। किसी भी एटम, अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, तो इनकी जब डिस्कवरी हुई, अब इन पार्टिकल को लेकर उन्हें यह समझाना था कि एटम स्टेबल कैसे रहते हैं। पहला जो डाउट्स था कि भाई एटम स्टेबल क्यों रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हेल्प से समझाओ कि एटम स्टेबल क्यों होते हैं। दूसरा डाउट क्या था, हर एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से समझाओ कि ऐसा क्या है हर एटम के अंदर, ऐसा किस तरीके से हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं कि एटम बदलते हैं तो प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। तीसरा, एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल क्यों बना लेते हैं, ऐसे एटम को मॉलिक्यूल बनाने की क्या जरूरत है। जैसे कि ऑक्सीजन एटम होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस स्टेट में मिलती है, O फॉर्म में मिलती है या O2 फॉर्म में मिलती है, O2। तो ऑक्सीजन एटम में ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने O2 बना लिया होगा, और O2 जो बना होगा वो सिर्फ और सिर्फ बना होगा उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कुछ ना कुछ ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन हुए हैं जिस वजह से वो O2 बना है। फिर एक 4th टर्म है जो आपके लिए नया है और बहुत ही नया है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सुना है नाम पहले? तो ये है कि हर, जैसे कि दुनिया की जो हर चीज है, हम हैं, आप, जो भी चीज आप आसपास देख रहे हैं, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी करती है। तो दुनिया का हर एक एटम रेडिएशन निकालता भी है और रेडिएशन एब्जॉर्ब करता भी है। तो वो ऐसा क्यों करता है ये भी समझाना था। तो मेनली 4 प्रॉब्लम है हमारे पास। पहली प्रॉब्लम है एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को की हेल्प से। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि भाई जब आपने इनकी डिस्कवरी कर दी तो अब स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करो कि एटम स्टेबल कैसे होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम बताई मैंने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एटम की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरी करती हैं, अलग अलग एटम की अलग अलग क्यों होती है, डिफरेंट क्यों होती है। तीसरी प्रॉब्लम है कि एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल क्यों बना लेते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये सब क्वेश्चन मार्क हैं, ये क्वेश्चन है सब, इनका जवाब देने के लिए मॉडल्स बनाए गए हैं। और 4th मैंने बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है, हर एक एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों निकालता है, रेडिएशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMR, बोलूंगा मैं इसको शॉर्ट में EMR। जैसे ये लाइट जल रही है, ये EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सनलाइट आ रही है, ये EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप हीटर के सामने खड़े हो जाओगे, आपको हीट फील होगी, तो हीटर से हीट आप जिस तरह से पहुंच रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट सुना होगा आपने, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विब्ग्योर सुना होगा आपने, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जितना भी आप रेडिएशन सोच सकते हैं सबका सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एटम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालते हैं, तो क्यों निकालते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम है, मेनली एनसीईआरटी में मेंशन है चारों की चारों, कि एटम स्टेबल क्यों होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती है,
मॉलिक्यूल्स क्यों बन जाता है एटम से कंबाइन होकर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब भी देखने एब्जॉर्ब भी होता है और एमिट भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी करते हैं? ठीक है, तो इनका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मॉडल्स आए थे, जिसमें कि पहला मॉडल क्लास 9th का है। बताओ क्या है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। किसने दिया था ये? जे थॉमसन ने दिया था। इसका एक और नाम है क्या क्या? वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं और प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं। इसमें कुछ ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था एटम ऐसा होता है, कैसा होता है? जैसे कि वाटरमेलन, जो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, उसको तो उन्होंने क्या माना था? प्रोटॉन। नहीं, तब तक प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। जब ये थॉमसन मॉडल आया था तब तक नहीं हुई नहीं थी डिस्कवरी प्रोटॉन की। उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बोला था, पॉजिटिव चार्ज, कि जैसे कि वाटरमेलन का रेड पार्ट पूरे वाटरमेलन में फैला होता है, उसी तरीके से किसी एटम का पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर फैला होता। दिक्कत है। चलो यहां पे देखो, तो ये इसमें तो ज्यादा कुछ बताने की नीड नहीं है। जो रेड पार्ट है उसको क्या माना उन्होंने? पॉजिटिव चार्ज। जैसे रेड पार्ट वाटरमेलन में, पूरे वाटरमेलन में फैला होता है, उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला होता है। और जो वाटरमेलन की सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो उसमें धसे होते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में धसे होते हैं। तो ये था सिंपल थॉमसन का मॉडल। ठीक है, यही पॉइंट मैं डिक्टेट करूंगा जो मैंने बोले हैं। भाई ये सब जानते हैं ना, इसमें कुछ भी नया नहीं है, 9th क्लास का ही है। तो आप डायग्राम बनाएंगे, ये लिखेंगे, लेकिन इससे पहले ये लिखें आप, ये चारों पॉइंट्स मेंशन करें, एनसीईआरटी के हैं सारे पॉइंट। एनसीईआरटी की रीडिंग करते चलनी है साथ साथ। जो हेडिंग में यहां पढ़ा दूं वही हेडिंग आपको एनसीईआरटी बुक में जाकर ढूंढनी है और उसको पढ़ना है। उसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं मैं, तो एनसीईआरटी में आराम से आपको मिल जाएगी। लिखो, फिर थॉमसन मॉडल के पॉइंट लिखेंगे हम। लिखा है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, थॉमसन मॉडल। इस पे लिखना, ये फर्स्ट मॉडल है हमारा। काउंटिंग 1 लिख लेना, फर्स्ट। ये डायग्राम बनाओ और इसके स्टेटमेंट लिखो। इसे प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं।
एक केक होता है स्पेशल टाइप, उसमें कुछ वो चेरी वगैरह लगी होती है, किस रेजिन वगैरह। लिखो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। इट वॉज फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। सेकंड पॉइंट, an atom is spherical in shape. an atom is an atom is spherical in shape, in which mass and positive charge, in which mass and positive charge is uniformly distributed, is uniformly distributed throughout the sphere, throughout the sphere, and electrons are embedded, and electrons are embedded, embedded मतलब धसा होना है ना, electrons are embedded into it, embedded into it in such a manner, in such a manner so as to give it, so as to give it, so as to give it maximum stability, so as to give it maximum stability। ठीक, मास और चार्ज पूरे एटम में फैला है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, और इस तरीके से ताकि स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज, दोनों नाम लिख लो, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल है जी। किसकी? PLUM प्लम, PUDDING पडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू इट atom can be considered as, according to it atom can be considered as hard sphere, hard sphere, as hard sphere, हार्ड स्फीयर माना है, हार्ड स्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट, ये मॉडल सही है या रिजेक्ट हुआ था? किसने रिजेक्ट किया था? हाँ तो लिखो ये पॉइंट, दिस मॉडल गॉट रिजेक्टेड, दिस मॉडल गॉट रिजेक्टेड आफ्टर observations of Rutherford's experiment, after observation of Rutherford experiment।
ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉडल है, बहुत ही सिंपल है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखो एक्स रेज। एक्स रेज, एक्स रेज, ये अलग हेडिंग है, मॉडल खत्म हो गया। ठीक है, ये अलग हेडिंग है, एक्स रेज। एक्स रेज, एक्स रे का नाम सुना है? एक्स रे जो हम कराते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे कराते हैं, है ना, तो वही है एक्स रेज। तो जो एक्सरे कराने में काम आती है जो रेज, उनको बोलते हैं एक्स रेज। ठीक है, वो दिखाई भी नहीं देती, किसी ने एक्सरे अगर कराया हो आपको दिखाई भी नहीं देती, आपको एक खड़ा करते हैं, पीछे एक बोर्ड लगा होता है, एक फ्लैश सी लगती है हल्की फुल्की सी, तो एक्सरे हो जाता है, पता भी नहीं चलता। इसका मतलब एक्सरे जो हम देख नहीं सकते। तो एक बात तो ये, डिस्कवरी किसने की थी इसकी? इनकी डिस्कवरी किस की थी? रॉन्जन। एक तो ये नाम ध्यान रखना है, साइंटिस्ट थे रॉन्जन, उन्होंने की थी इसकी डिस्कवरी। उन्होंने डिस्कवरी कैसे की थी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो हो चुका था इससे पहले। तो उन्होंने देखा जो एक्सपेरिमेंट ये करा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, उन्होंने इसमें क्या किया, एक हल्का सा चेंज किया। एपरेटस बिल्कुल सेम है वही, कि एक हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली है, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड लिया है, एनोड लिया है, माइनस कैथोड प्लस एनोड, हाई वोल्टेज की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है, वैक्यूम पंप लगा दिया है, बिल्कुल सेम सेम डायग्राम है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ एक चेंज होगा, वोल्टेज 10,000 से 20,000 क्रिएट कर दिया है, प्रेशर कैसा कर दिया है, लो प्रेशर, क्योंकि वैक्यूम पंप लगा है। कौन सी गैस भर दी है? हाइड्रोजन गैस भर दी है। तो कैथोड रेज कहां से कहां चलेंगी? कैथोड से एनोड की तरफ। रॉन्जन ने सिर्फ एक चेंज किया, ये जो एनोड बना हुआ था, ये जो एनोड था, है ना, इसको किसी हैवी मेटल से बना दिया। हैवी मेटल, हैवी मेटल या फिर डेंस मेटल। हैवी मेटल या डेंस मेटल उनको बोलते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक रेंज दी जाती है कि भाई 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से जिस जिस मेटल की डेंसिटी ज्यादा है उनको हैवी मेटल बोला जाता है। जैसे कि लेड हैवी मेटल है, जैसे कि आर्सेनिक हैवी मेटल है। अब हम मेटल को देख के नहीं बता सकते हैवी मेटल है, हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, डेंसिटी फाइंड करेंगे, 5 से ज्यादा होगी तो उसको डेंस मेटल में रखा जाएगा, 5 से कम होगी तो उसको डेंस मेटल में नहीं रखा जाएगा। ठीक, जैसे कि लेड होता है, आर्सेनिक होता है, कॉपर होता है, ये सब हैवी मेटल है। कोई भी एक हैवी मेटल ले लिया, उसका बनाया एनोड। तो इन्होंने देखा कि जब कैथोड रेज, जो कि पहले से पता था कि कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं और ये हैवी मेटल से जाकर स्ट्राइक करती हैं, तो स्ट्राइक करने पर पता चला कि स्ट्राइक करने के बाद कैथोड रेज तो ऐसे फ्लो करेंगी भाई, ये इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहे हैं सारे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे ऐसे करके, और फिर कैथोड रेज तो ऐसे चलती रहेगी। लेकिन उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब ये कैथोड रेज इससे टकराती है, एक इनविजिबल रेज निकलती है यहां से ट्यूब से बाहर की तरफ, इनविजिबल रेज। इनको नाम उन्होंने क्या दिया? एक्स रे। बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होती है। एक्सरे, बार बार एक्सरे कराना भी हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फ्रैक्चर अगर हो गया है तो 1 महीने में अगर आप 4-5 एक्सरे करा लेते हैं आपकी बॉडी में नुकसान होगा उसका, क्योंकि एक्सरे जो है हमारी बॉडी के आर पार निकल जाती हैं। जो चीज हमारी बॉडी के आर पार होके जा रही है तो बॉडी की जो सेल है उनको डिस्टर्ब करके जरूर जाएगी, क्योंकि वो आर पार जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी ली है उसके पास, तभी वो आर पार निकल रही है। तो ज्यादा एक्सरे कराना भी हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, वो तो सिर्फ फ्रैक्चर के लिए 1-2 बार करा लेते हैं और ये फाइनल करा लेते हैं। तो ये जो रेज थी उनको क्या नाम दिया गया? एक्स रेज।
नाम रखने का पीछे लॉजिक ये था कि जो रोंजन थे उन्हें अभी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता था। तो प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता था, तो जैसे मैथ्स हम पढ़ते हैं जेई वाले हो, आप कुछ चीज नहीं पता होती तो लेट अस एज्यूम एक्स, तो उन्होंने भी कहा लेट अस एज्यूम एक्स। तो जब से इसका नाम पड़ा है एक्स रेज। आज इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता है, लेकिन इनका नाम चेंज नहीं किया गया। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी, तो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसका नाम ऐसे ही रहने दिया कि भाई ऐसे ही रहने देते हैं, इन्होंने डिस्कवरी की थी, ये नाम रखे गए थे, इनको श्रद्धांजलि अर्पित होती रहेगी। और इसका नाम, प्रॉपर्टीज तो पता चली गई, आज सब कुछ बदल गया, बस एक ये रह जाएगा कि भाई जिन्होंने डिस्कवरी की थी आज भी उन्हीं ने जो कहा था वही नाम चल रहा है। ठीक है, तो एक्सरे में ये बनाना डायग्राम, और एक दो पॉइंट क्या बहुत हाईली एनर्जेटिक होती हैं ये, और जब किसी हैवी मेटल से टकराती है तब जाके क्रिएट होती है। हैवी मेटल से कौन टकराएगा कि एक्सरे क्रिएट होंगी? हैवी मेटल से कैथोड रेस टकराएगी तब जाके एक्सरे क्रिएट होंगी। बनाओ डायग्राम, फिर इसके पॉइंट लिखते हैं, एक दो पॉइंट है। वो उनके पास एक्सपेरिमेंट के लिए और एप्रेटस थे जिससे उन्होंने पता लगाया। ये तो मैंने सारे एप्रेटस थोड़ी बनाए हैं, तो हल्का डायग्राम, हल्का फुल्का डायग्राम बनाया। वहां तो बहुत सारी चीजें होती है ना आइडेंटिफाई करने के लिए, है कि नहीं? जैसे आज जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो जो एक्सरे करता है ना, उससे भली एक्सरे दिखाई ना देती हो, लेकिन वो बता देता है कि जी हो गया आपका एक्सरे, जाइए जाइए जाइए। नहीं करता ऐसे कि हो गया एक्सरे जाइए? तो उसे कैसे पता चला? तो जैसे उसे पता चला ऐसे उन्हें पता चला था, है ना? और ये भी लाइटिंग क्रिएट करेंगी, मतलब अगर इनको फ्लोरेसेंट मटेरियल पे गिराएंगे ना तो लाइटिंग क्रिएट होगी, वहां से पता चल जाएगा कि एक्सरे यहां पर पहुंच चुकी है। यहां हम प्लेट लगा देते हैं, एक लो, ये प्लेट लगा दी एक छोटी सी, इस पे क्या कर दिया हमने? कोटिंग। और यहां पर लाइट क्रिएट होगी, हमें पता चल जाएगा यहां पर एक्सरे पहुंच चुकी है। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ ट्यूब के बाहर एक कोटिंग लगाकर हमने ऑब्जर्व किया, है ना, और एक्सरे हमें मिल गई। ओके, लिखो इसमें पॉइंट लिखो एक्सरे की। लिखो फर्स्ट पॉइंट, X-rays are produced, X-rays are produced when cathode rays strike heavy metal
और डेंस मेटल एनोड, हैवी मेटल और डेंस मेटल एनोड। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन पे कोई चार्ज होगा? दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत ही हाई एनर्जेटिक है, बहुत ही हाई पेनिट्रेशन पावर है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब समझते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार निकल जाती है, इतनी पावरफुल है। तो एक्सरे जो हम करवाते हैं उससे हमें क्या पता चलता है? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो एक्सरे का यूज कहां होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको जानना है तो एक्सरे का यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? ज्यादा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिकॉज दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, because they have high penetrating power, that's why they are used to study the interior of objects, ठीक है। ये एक्सरे का छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और, हेडिंग लिखो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी नाम तो सुना ही होगा पहले भी। इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी क्या है? वैसे दुनिया के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं अपने आप। तो ये जो फेनोमिना है वो कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। और वो जो खत्म होते हैं तो अपने अंदर से वो रेज निकालते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, पोलोनियम, एक थोर है, थोर एक तो मार्वल वाला है वो नहीं एलिमेंट, थोरियम है ना। चलो, तो देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। एक्सपेरिमेंट क्या? एक लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स, एक लेड का बॉक्स लिया। अब लेड बॉक्स ऐसा होता है इसमें से पेनिट्रेट नहीं कर पाती जो रेज होती हैं, तो चारों तरफ से बंद कर दिया, सिर्फ एक तरफ से खुला इसको छोड़ा है। और यहां रख दिया है पोलोनियम या यूरेनियम, कोई भी रख दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये हमने मान लो पोलोनियम रख दिया, पीओ सिंबल है इसका। सामने लगा दी एक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, इस पर कोटिंग कर दी ताकि हमें पता चले कि रेस यहां पर पहुंची है नहीं पहुंची है। फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, इस पर कोटिंग कर दी, इस पर टकराएंगी, लाइटिंग क्रिएट होगी तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, वही जिंक सल्फाइड, वो ऐसी कोटिंग है उस पर कोई भी रेस टकराती है तो लाइटिंग क्रिएट होती है। एक प्लेट लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, प्लस और माइनस, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ रेस प्लस की तरफ मुड़ जाती है, कुछ रेस माइनस की तरफ मुड़ जाती है, कुछ रेस बिल्कुल सीधे चली जाती है विदाउट डिफ्लेक्शन। तो बताओ जो प्लस प्लेट की तरफ मुड़ी उन पर खुद पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। इनका नाम उन्होंने दिया बीटा रेस। बीटा रेस बीटा पार्टिकल से मिलकर बनी है, और बीटा पार्टिकल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है जिसपे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। जो माइनस की तरफ मुड़ी उन पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। उनका नाम दिया अल्फा रेस।
अल्फा रेज किससे मिलकर बनी है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए वो किस प्लेट की तरफ मुड़ी है? माइनस की। जो सीधी चली गई उनको बोला गामा रेज। क्या गामा रेज गामा पार्टिकल से मिलकर बनी है? नहीं, गामा रेज ऐसी रेज है जो किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनती, ये प्योरली वेव है, रेज है। बाकी दोनों पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी। तो फिर ये कैसी होगी? न्यूट्रल होगी कि नहीं होगी? न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इनमें सबसे खतरनाक होती है गामा रेज। गामा रेज बीटा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फा रेज की होती है 100 टाइम्स, और जो गामा रेज की पावर है पेनिट्रेशन वो होती है 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय अल्फा। तो ये मैंने क्या लिखा है? पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर लिखा है। बीटा अल्फा से 100 गुना पावर पेनिट्रेट कर जाएंगी, और गामा 1000। ठीक है, तो लिखो इसको। पीपी लिखा है पेनिट्रेशन पावर। पीपी का मतलब है पेनिट्रेशन पावर। यही बनाना है पूरा, बिल्कुल इसी तरीके से बनाया मैंने जैसे नोट्स में लिखना है। ये 10,000 है, नहीं 1000। 10,000 होती है, 1000 ही है। पीपी पेनिट्रेशन पावर, ये न्यूट्रल। न्यूट्रल आपने कहां पढ़ा था? एनसीईआरटी में है। वो गलत है, गलत है, छोड़ो। चलो इसे नोट करो पहले, अभी दिखाते हैं, फिर तुम्हें कुछ दिखाते हैं। सेलिना की बुक है, क्या है? सेलिना क्या है? कौन है? कौन है? अच्छा बुक है। अच्छा, मुझे लगा कोई मैम है पढ़ाती है। अच्छा, पोलोनियम। आ जाओ, हो गया नोट ये? कर लो नोट अभी, 2-3 मिनट। एक मिनट, एक मिनट। बातें मत करो। देखो आपने जो पढ़ा है ना, अब ये सेलिना वेलिना भूल जाओ और एनसीईआरटी पे आ जाओ, है ना। ये जो कह रहे थे ना, मैं उनके लिए ये एनसीईआरटी ओपन की है मैंने। हमारे लिए जो बेस्ट बुक है वो एनसीईआरटी है, उसे छोड़ दो, आप भूल जाओ। 10th में आ गए आप, ठीक है। वो जो बोल रहा था मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब बताओ सही है नहीं? ये एनसीईआरटी है, हमें इसी को मानना है। ये सेलिना कोई एनसीईआरटी नहीं है, ये मानी जाएगा।
इसके हिसाब से चेक होगी आपकी कॉपी जेई की। ठीक है, अब इसको पढ़ना जाके, ये लिखा हुआ 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। मैं जो करा रहा हूं वो एनसीईआरटी से ही करा रहा हूं, डेटा सब वहीं से मिलेगा आपको, है ना। अब सेलिना मैम क्या कराती है वो मुझे नहीं पता, चलो ये नोट कर लो अपना। चलो 1 मिनट 50 सेकंड की एक वीडियो है, स्कोर देख लो, बिना वीडियो के मजा नहीं आता। ये देखो अल्फा पार्टिकल देखो, बीटा देखो और गामा देखो, गामा रेज है और बाकी पार्टिकल है। और पेनिट्रेशन पावर देखो सबसे ज्यादा किसकी है, गामा, जो सबसे आगे तक पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है, ये अल्फा ये बीटा पार्टिकल दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन इसके पार्टिकल नहीं दिख रही है, प्योर वेव के फॉर्म में चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो तो एक तो एनसीईआरटी को पढ़ना है आपको, कल बताऊंगा मैं कैसे कैसे पढ़ेंगे, मतलब कहां तक पढ़ लेंगे। अभी तो ये नोट कर लो जिसका रह गया हो, ये नोट कंप्लीट कर लो, फिर यहीं से शुरू करेंगे। कल तो संडे है, मतलब नेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, मंडे। ये नोट कर लेना, है ना।